वेलकम बैक नाजरीन। बजट 2025 एंड 2026 में खुशामदीद। दोबारा ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और साथ साथ मैं नताशा हसीब आपके साथ अगेन और जावेद इकबाल साहब मेरे साथ हैं। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है, कुछ एनालिटिकल व्यूज़ मौजूद हैं। बजट के हवाले से कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ का कहना है कि बजट बड़ा फ्रेंडली आ रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर वाले कहते हैं कि इस बार कोई खुशखबरी हमारे लिए है, क्योंकि एक ऑलरेडी कुछ हम कह सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब कुछ एड्रेसेस में बोल चुके हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए कुछ कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई खुशी की खबर हो सकती है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो इनके हवाले से कोई चीज़ें सामने आए, क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा सा ये सेक्टर नाला नज़र आया था। साथ साथ अगर हम बात करें और सेक्टर वाइज तो कुछ जो अगर हम कह सकते हैं रूमर्स हैं वो भी मार्केट में कंजेक्चर के हवाले से फिर रहे हैं कि विद होल्डिंग टैक्स कैसा होगा, क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, क्या बजट के हवाले से कुछ इफ्स एंड बट्स रेज होंगे। तो ये चीज़ें हैं जो मार्केट में चल रही हैं। अदरवाइज अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव या कुछ ऐसी डिटेल्स देखें जो इकोनॉमिक नंबर्स को इन्हांस कर रही हैं, तो वाओ, हमारे सामने जो मैक्रोस के हवाले से नंबर्स आ रहे हैं वो ये है कि हमारे लिए स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए, सस्टेनेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए और ग्रेजुअल ग्रोथ को टाइम जो है वो देने के लिए एक फर्दर कुछ रूल्स डिसाइड किए जा रहे हैं। तो इसके हवाले से आज हम डिटेल डिस्कशन इस ट्रांसमिशन में भी कर रहे हैं और ये भी बताएंगे कि बजट के हवाले से क्या क्या चीज़ें हैं जो इस बार हमारे लिए बचत करेंगी और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस बार नए टैक्स कलेक्ट करने में मदद देंगी। और ये तकरीबन 18,000 अरब रुपए का बजट है जो आज पेश होने जा रहा है। बजट साल 2025-2026, इसमें 2,000 अरब रुपए के नए टैक्सेस के हवाले से बात की गई है। तजावीज़ हैं गैर तरक्याती अखराजात तकरीबन 16,286 अरब रुपए हैं। बजट खजाना जो GDP के मुताबिक है उसको 5% तक रखे जाने का इम्कान है। और ये तजवीज़ भी सामने आ रही है कि जितने मुख्तलिफ शोबे थे जिनको इस्तिस्ना हासिल था टैक्स के हवाले से, वो इस्तिस्ना भी ख़त्म किया जा रहा है और टैक्स रेवेन्यू का हदफ भी 14,131 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। तो जैसे कि निताशा ने भी आपको बताया कि कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो कि गुज़िश्ता माली साल के दौरान थोड़े से स्लो थे और उसकी जो ग्रोथ थी वो कम हुई थी। हुकूमत ये तहैया किए हुए है कि उस सेक्टर को थोड़ा सा उन्होंने मुतहर्रिक करना है ताकि उसमें बेहतरी आए। और ज़ाहिर है कि टैक्स के हवाले से कुछ ऐसे फ़ैसले होंगे जो कि मस्बत फ़ैसले होंगे। जैसे इससे पहले ये तजावीज़ भी सामने आई थी कि जो सैलरीड क्लास है, तनख्वाहदार तबका है, उनके टैक्सेस में भी कमी आने की कुछ तजावीज़ हैं। तो ये ज़ाहिर है कि बजट कुछ ही देर में पेश होगा तो सारे नंबर सामने आ जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे की बात की गई तो उस इकोनॉमिक सर्वे में ज़ाहिर है कि कहीं ग्रोथ कम हुई है अगर हम एग्रीकल्चर को जहन में रखें, लेकिन बहुत से ऐसे शोबे हैं जिनमें ग्रोथ अच्छी गई है। जो IT सेक्टर की हमने इससे पहले भी मजे की बात है जावेद साहब, अगर हम बात करें इन्फ्लेशन के हवाले से यानी कि महंगाई, तो 38% से भी पहले अगर चले जाएं तो 48% और फिर 38, फिर उसके बाद 23% पे आई और नाउ इट इज़ 4.6%, सिंगल डिजिट पे है। और अब जबकि ये पूरा ईयर स्टार्ट हो रहा है फिस्कल ईयर, तो इसके अंदर और भी मजीद ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन के नंबर्स होंगे वैसे ही इंटरेस्ट रेट रखा जाएगा। इंटरेस्ट रेट भी आपको पता है 22% था, 1100 पॉइंट्स कम करके तकरीबन 11% पे लाया गया। और ये भी एक बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे पास एक कारोबार करने के लिए वो मवाफिक हवा फराहम की गई, यानी कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, हम कह सकते हैं बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट फराहम किया गया, जो कि बहुत ही एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, जो कि एक नीड ऑफ द आवर भी था और हमारे लिए एक रिक्वायरमेंट भी थी। रीजन के अंदर FDI बढ़ाने के लिए बहुत सारी तगदो की जा रही है। एक हम कह सकते हैं कि बिजनेस डिप्लोमेसी को फ़रोग दिया जा रहा है और रीजन के अंदर आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, जो कि हमारी सिचुएशन हुई है, वो एक मज़ीद ट्रस्ट बिल्डअप होते हुए पाकिस्तान की मार्केट पे, पाकिस्तान की इकॉनमी पे और पाकिस्तान की FDI पे बढ़ता हुआ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान गुज़श्ता कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है, मुतहर्रिक है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के हवाले से। इस वक्त हम जाते हैं पार्लियामेंट हाउस, जहां पे हमारे कोलीग, हमारे साथी एंकर सैयद अनवारुल हसन मौजूद हैं। वहां पर भी वो कुछ अहम लोगों से गुफ्तगू करेंगे। तो ओवर टू यू सैयद अनवारुल हसन साहब। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में। आज का बड़ा दिन है। पाकिस्तान का वफाकी बजट साल 2025-26 5 बजे
वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब पेश करेंगे। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं सेनेटर शहादत अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनवार शाह साहब, आज वफाकी बजट जो है पहले कौमी असम्बली में उसकी तजवीज़ ले होंगी, उसके बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जिसके आप मेंबर हैं, क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं आइंदा माली साल 2025-2026 के वफाकी बजट से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से आपने ब्रीफिंग्स देखी होंगी एहसन इकबाल साहब की और औरंगज़ेब साहब की, उसी से आप और हम एक अंदाज़ा जो है उसी से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैंने तो ये देखा है कि वज़ीर ख़जाना को दो अल्फाज ही कहते हुए हमेशा सुना है कि अगर वो देखा जाए कि उनकी कामयाबी क्या है, वो कहते हैं सबसे बड़ी बात ये है कि IMF जो है उसकी हमने स्कीम लेके आ गया, उसका कर्ज लेके आ गया। उसके अलावा वो कहते हैं कि होपफुली हम जो गवर्नमेंट के अदारे हैं उनको हम फ़रोख्त कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि ज़राए आमदन इसके अलावा उनको नज़र नहीं आते जो वो आवाम के सामने रखें। हकीकत तो ये होनी चाहिए कि टैक्स पेयर जो हैं उसकी तादाद बढ़ाई जाती है। परचून वाले या जो ताजर हैं उनके लिए जो स्कीम्स दी वो औरंगज़ेब साहब की सारी स्कीम बुरी तरीके से वो नाकाम हो चुकी हैं। और अव्वल आखिर जो बात मुझे नज़र आती है कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जो पिटता है वो जो तनख्वाहदार तबका है या जो पेंशनर है वो तबका। अब देखिए, इस मुल्क में जो अफराते ज़र है उस रेशो से अगर जो है आप कुछ ना कुछ बढ़ा देते हैं, इसका मतलब है आपने उनके लिए कुछ भी नहीं बढ़ाया। लास्ट टाइम भी याद होगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब मुलाजमीन की तनख्वाहों की बात थी तो वहाँ पे एक इशू खड़ा होगा, उन्होंने कहा एटलीस्ट आप 35% करें। अगर आपकी अफराते ज़र 12% 13% है तो इसका मतलब तो ये है कि आप क्यों कह रहे हैं कि हमने 15% बढ़ाया, आपने कुछ भी नहीं बढ़ाया। इस वक्त भी मैं कहता हूँ कि क्या सजेशंस क्या तजवीज़ क्या हैं आपकी? तजावीज़ हमारी मेरी तजावीज़ जो इसमें आप देखें, मैं ये कहता हूँ सबसे पहली बात तो जो हमारा ज़राई मुल्क है, जो किसान हैं उनको को पैकेज मिलना चाहिए। जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन या जितने मुलाजमीन हैं उनको टैक्स की छूट देनी चाहिए। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो बड़े टैक्स पेयर हैं जो आज तक टैक्स के नेट से बाहर हैं, उनके ऊपर जो है वो टैक्स इस मुल्क में लगना चाहिए। बड़े अहम आपने नुकात बताए, बहुत शुक्रिया। सेनेटर शहादत अवान साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और व्यूअर्स आपके इल्म में है कि जो इक्तिसादी सर्वे है रवां माली साल 2024-2025 का वो सामने आ गया है और इसमें हमें बाज़ सेक्टर्स में बहुत बेहतरी नज़र आई है। बिलखसूस इन्फ्लेशन जो है उसमें खातिर खा कमी हुई है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें इजाफा हुआ है। अलबत्ता जो शरह नमू का टारगेट रखा गया था वो अचीव नहीं हो पाया, 3.6 रखा गया था, 2.7 जो है वो अचीव हो पाया है। ताहम वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का ये कहना है कि स्टेबलाइजेशन हमने हासिल कर ली है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बाद अब हम ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे और आइंदा माली साल का जो अब तक की मीडिया इतलात हैं वो जो टारगेट रखा गया है वो 4% से ज़ायद का रखा गया है। क्या एक आम आदमी के लिए इस बजट में रिलीफ आएगा? वो अब से कुछ देर बाद जब वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब बजट तजवीज़ कौमी असम्बली के फ्लोर से कौम के सामने रखेंगे तो हमें उसका बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर मेंबरान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। जैसे मैंने आपको बताया कि वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ब्रीफ कर रहे हैं अपने कैबिनेट कोलीग्स को। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में कमेटी रूम नंबर 2 पार्लियामेंट हाउस में वफाकी काबीना का स्पेशल इजलास हो रहा है और वफाकी बजट साल 2025-2026 के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो सामने रखी जा रही हैं। 17,600 अरब रुपए का हमें बताया जा रहा है कि नए माली साल का बजट का हुजम होगा और कोशिश यही है कि अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसमें बेहतरी लाई जाए। वो इंजन ऑफ ग्रोथ होता है एग्रीकल्चर, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे एक ज़राई मुल्क हैं और जो हमारी बड़ी फसलें हैं उनमें बेहतरी लाई जाए ताकि एग्रीकल्चर जो एम्प्लॉयमेंट दे सकता है सेक्टर और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये दो बड़े सेक्टर्स हैं जिन पे फोकस किया जाएगा। जहाँ तक बजट में रिलीफ की बात है, उम्मीद यही की जा रही है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा। ये वो चीदा चीदा नुकात हैं जो
मीडिया के ज़रिए डिबेट हो रहे हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं, मेंबरान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। जैसे दीगर मेंबरान असम्बली यहाँ पर आएंगे हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनके ख्यालात, उनकी जो तवक्कुआत वाबस्ता हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हलीफ जमात है या हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं या इवन PMLN के जो मेंबरान असम्बली हैं। अवाम जो चाह रहे हैं हुकूमत से, हुकूमत ने स्टेबलाइज कर ली है इकोनॉमी, मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है। अब वक्त आ गया है बहुत से मुआशी तजियाकारों के मुताबिक कि इसके समरात आम आदमी तक पहुंचे। उसके लिए क्या इस बजट में इमेजिनेटिव बोल्ड थिंकिंग की जाती है? क्या ये रन ऑफ द मिल्स बजट होगा या कुछ हट के होगा, बोल्ड बजट होगा? कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात सामने आएगी, प्राइवेटाइजेशन की बात सामने आएगी, जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज है जो खसारे में चल रही हैं, इनकी रिजकारी के हवाले से कोई अहदाफ मुकर्रर किए जाएंगे। ये वो अहम नुकात हैं जिनको डिबेट किया जाएगा आने वाले दिनों में। अहम इजलास है, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ का कैमरा यहाँ पर एक्सक्लूसिव कवरेज आपके लेकर आ रहा है। हम दोबारा स्टूडियोज चलते हैं और जैसे ही मेंबरान असम्बली आएंगे उनसे गुफ्तगू करेंगे और आप तक उनके ख्यालात लेकर आएंगे। ओवर टू PTV इस्लामाबाद स्टूडियोज़। शुक्रिया अनवारुल हसन आपका। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं इकोनॉमिस्ट मोहतरमा डॉक्टर नूर फातिमा। डॉक्टर साहबा, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। कुछ तो इब्तिदाई चीज़ें आपके सामने भी आ चुकी होंगी, आपकी क्या तवक्कुआत है अगर एक उमूमी सा व्यू लेने की हम कोशिश करें बजट से? जी हाँ, बिल्कुल। एग्जैक्टली। देखिए, अपेरेंटली जो कल इकोनॉमिक सर्वे आया है उसको देखते हुए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अभी तो हम जाहिर है कि आएगा। बिल्कुल। एक तो ये लगता है जी कि ये कोई स्ट्रिंजेंट बजट नहीं होगा, रिलैक्स होगा। और वैसे भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या जो सैलरी क्लास है उसको कंसिडर हमेशा किया गया है, कम या ज़्यादा। इसमें उनकी उम्मीदें ज़्यादा हैं क्योंकि आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट की जो हमेशा रेशो ज़्यादा हुआ करती थी, वो इस वक्त आपके पास सरप्लस है। जो इन्फ्लेशन है वो हिस्टोरिकली कम हुआ है, 5% से भी नीचे चला गया है। GDP ग्रोथ, यस, कल से मैं ये देख रही हूँ, इस पे बहुत डिबेट हो रही है कि GDP ग्रोथ जो है वो 2.7%। देखिए, ग्रोथ की स्ट्रेटजी क्या है और ग्रोथ क्या आप राइट डायरेक्शन में हैं, एक तो ये होना चाहिए। दूसरा ये कि आप शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ शॉर्ट टर्म गेन के लिए क्या लॉन्ग टर्म गोल को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे, ये बात होनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों को जब आप देखते हैं तो मेरी अपनी एनालिसिस ये है कि अभी इन्होंने किया है फिस्कल कंसोलिडेशन, मींस कि जो स्टेबलाइजेशन है, जैसे आपके एंकर भी अभी बात कर रहे थे कि जी आपका इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि डेट आप उसको रिस्ट्रक्चर करें या डेट को आप ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज कर सकें। आपके रेमिटेंसेस बढ़ने चाहिए, जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं जिसके ऊपर आपकी स्टेबलाइजेशन, एक दफ़ा आप स्टेबिलिटी आ जाती है। और हमेशा से IMF के प्रोग्राम के बाद ये होता है कि आपको स्टेबलाइजेशन, अगर आप रश करेंगे एक तरफ स्टेबलाइजेशन, दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो क्या होता है कि ट्रेड ऑफ हो जाता है। इधर से आपने इन्फ्लेशन को भी कम रखा है तो आप ग्रोथ को कम, जैसे ही आप ग्रोथ बढ़ाएंगे आपकी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, आपकी जो एक्सचेकर है डॉलर, उसके ऊपर बोझ पड़ेगा, आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। उसका इम्पैक्ट एक आम आदमी से कहीं ज़्यादा आएगा जो इस वक्त आप समझ रहे हैं। सो ग्रोथ की तरफ इनकी बिल्कुल डायरेक्शन है। इस वक्त ग्रोथ ओरिएंटेड ये फिस्कल ईयर जो गया है ये ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं था। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फिस्कल कंसोलिडेशन, और उसमें बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। कि सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त आपके दूसरे मुल्क तरक्की भी है, इसमें कई मुल्क हैं वो आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ कम कि आपने जो डिस्काउंट रेट है वो नीचे ले आए हैं, आप इन्फ्लेशन रेट नीचे ले आए, इसके कंसिडरिंग कि आप अनफॉर्चुनेटली जो आपका डिफ़ॉल्ट के उस पर खड़े थे, खतरात पे थे या उसके एक अप्रीहेंशन शुरू हो गई थी। तो इस रेफरेंस से अगर आप देखें तो बजट एक पॉजिटिव लाइन पे लोग देख रहे हैं। या आपने जिस तरफ इशारा किया है डॉक्टर साहिबा, तो जितने भी बड़े मालियाती इदारे हैं, आलमी मालियाती इदारे, उन्होंने भी एतमाद का इजहार किया। आप IMF को ले लें, वर्ल्ड बैंक को ले लें, एशियन डेवलपमेंट बैंक को ले लें, फिच देख लें, ब्लूमबर्ग देख लें, वो सब कह रहे हैं, जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी सब कह रहे हैं कि बड़े एक डायनेमिक काम हुआ है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। क्योंकि देखिए पिछले 2 साल से क्या हुआ है कि जो आपने बहुत टैक्सेस लगाए हैं, उससे क्या हुआ है, उससे आपका रेवेन्यू मैनीफोल्ड बढ़ गया।
इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू की रेशो अगर आप देखेंगे, ठीक है वो टारगेट हमारा 1 ट्रिलियन रुपीस जो है उसमें हम शॉर्टफॉल आया, लेकिन अदरवाइज आपका वॉल्यूम में बहुत बढ़ गया क्योंकि 2 साल में आपने टैक्सेस लगाए। उसकी रीज़न है जो अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर, सॉरी ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है, इसके अंदर थोड़ा सा रीथिंक करने की आपने जरूरत है। अपना कहा कि डिफ़ॉल्ट के खतरात, खासकर हम ये देख रहे हैं कि जब हमारे पास एक वक्त था कि सिर्फ 2 हफ्तों का इंपोर्ट कवर बाकी था, अब हमारे पास तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का एक इंपोर्ट कवर मौजूद है। वी आर रिलैक्स्ड नाउ, हमारे पास रिजर्व्स मौजूद हैं, exactly. हमारे जो एक हालात हैं वो बेहतर है। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें कि उस वक्त थोड़ा सा नेचुरली डिज़ास्टर्स भी थे, यानी कि फ्लड की सूरत हाल थी, बड़ा एक मुश्किल दौर था। उसके बाद अगर इससे थोड़ा सा कंपेयर किया जाए ये जो साल है, और आपने कहा अभी ग्रोथ बाकी है, अभी ग्रोथ होनी है, अभी आपने स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी की बात, स्टेबिलिटी की, आपने रश नहीं किया, विच इज़ अ वेरी आई वुड से इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी है। अगर इस इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी को देखते हैं तो बिजनेसेस को आप नेक्स्ट ईयर कहाँ देखती हैं, जो इस बजट के अंदर हमारे पास जो प्रपोजल्स आते हैं और जो हम चेंबर्स के ऑलरेडी देख चुके हैं, और उन प्रपोजल्स को ही कंटिन्यू किया जाएगा? देखिए कुछ तो मेरा ख्याल है जैसे आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी डिमांड कर रही है कि टैक्स को कम किया जाए, उसको अगर आप कम कर लेते हैं, ऑलरेडी हम जो हैं आपकी जो सर्विसेज हैं ख़ास तौर पे गैस एंड बिजली, उसमें आपकी बहुत आई है। इसके अलावा जो हमारा जो आपका रिटेलर है, मैं समझती हूँ रिटेलर को मेरी एक इस पे तजवीज़ होगी, रिटेलर्स को अगर आप डिजिटलाइजेशन पे ले जाएं, चाहे आप उनको इंसेंटिव दें। देखिए जो बंदा कार्ड यूज़ करता है और जो नहीं करता, देयर इज़ अ डिफरेंस। कार्ड से आप डॉक्यूमेंटेड हो जाते हैं, स्टेट को बेनिफिट है, जब आप नहीं यूज करते तो कहीं कहीं आपकी लीकेजेस हो जाए। देखिए अभी तक मैंने आपसे कहा बहुत टैक्सेस लगे और बड़ा सक्सेसफुली वो टैक्सेस जो हैं आपकी टैक्स अथॉरिटीज़ ने कलेक्ट भी किए, तो उसमें जाहिर है कि मैं ये तो नहीं कहती कि 100% आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट डिजिटलाइजेशन जो है ना, ये आंसर है इस वक्त आपके लीकेजेस का। या आपने एक बड़ी अहम बात की, इंसेंटिवाइज भी करें, इंसेंटिवाइज भी करें। देखिए मैं अगर पेट्रोल लेती हूँ कार्ड से, तो मुझे अगर ये बेनिफिट होता है कि कुछ कम पे करना पड़ता है तो आई विल डू दैट, ठीक है ना। 1 लीटर में आप कुछ ऐसी अमाउंट हो कि जी मुझे पता हो अगर कार्ड से यूज़ करेगा जी उसकी ये अमाउंट है जो उसे, तो दिस इज़ इंसेंटिव बेसिकली। तो ह्यूमन नेचर जो है ना वो इंसेंटिव्स पे बेसिकली आप उसको डील कर लेते हैं, उसकी साइकोलॉजी को। तो ये हम ख़वातीन को पता है ना कि जब आपके सेल होती है तो आप उसको कैसे एटीट्यूड को मैनेज करते हैं ना। ये बात आपकी इसलिए भी दुरुस्त है कि देखिए पहले जब रिटेलर्स या जो बात हो रही थी, इससे पहले कभी बात नहीं होती थी, लेकिन रिटेलर्स जिनसे हम खुद भी मुलाकात करते हैं, बात होती है, तो गुज़श्ता 1 साल से 2 साल से वहाँ पे डिस्कशन कम से कम शुरू हो चुकी है कि जी हमें टैक्स नेट में लाया जा रहा है, हमें टैक्स नेट, ये कम से कम ये शुरू हुआ। और इससे अगला स्टेप ये है कि आप उनको एतमाद दें और उनको नेट और आप देखेंगे कि सब जगह रेजिस्टेंस आपको है भी नहीं। हम सब जाते हैं स्टोर्स पे, हम देखते हैं हर जगह आपको ये रेजिस्टेंस नहीं आती कि जी आप क्यों इसको कार्ड के थ्रू करें। फिर सेकंड सेक्टर जो है ना होलसेलर्स का भी है, बिल्कुल ठीक, जो कि नज़र में इतना नहीं है। होलसेलर्स के ऊपर लास्ट टाइम एक इनिशिएटिव लिया गया था अगर आपको याद हो, हाँ। और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जो सामान रिटेल बेच देते हैं उनको एक तरफ और दूसरा होलसेल से जो आ रहा है, बस वो जो कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ उसमें हम बहुत ज़्यादा चले जाते हैं ना, और उसमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि लोगों की अभी एजुकेशन लेवल और ख़ास तौर पे डॉक्यूमेंटेशन को करने का लेवल और कंप्यूटर को, चीज़ों को, IT को समझने का वो लेवल नहीं, लेकिन इसी तरह आ जाएगा। ये 2 चीज़ें हो जाएंगी तो आप ये देखिए ना कि लास्ट 2 ईयर्स से भी तो आपने कलेक्ट किया, आप इससे भी कलेक्ट कर लेंगे, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि जो लीकेजेस आए ना आपके इकोनॉमी के अंदर, अगर ये ही सिर्फ डॉक्यूमेंट हो जाएं, और टैक्स में ख़ास तौर पे ये जो आज मैं पढ़ रही थी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ख़ास तौर पे ये इंडस्ट्री है, और जितनी रियल एस्टेट की बात हो रही है, ग्राउंड रियलिटीज़ में आपके जो हमारे जो पाकिस्तानी बाहर गए हैं वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, दे फाइंड इट अ वेरी सेफेस्ट वे ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, जो कि प्रीवियस में थोड़ा सा गुज़श्ता वाले साल में वो ग्रोथ भी कम हुई है, हाँ, और थोड़ा सा उसका स्टैग्नेंसी वहाँ पे रही है। देखिए ये एलाइड इंडस्ट्री है ना, इसके साथ बहुत सारी और इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, आपका लेबर है, आपकी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन के मटीरियल है, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। सिर्फ घर बनाना ही तो रियल एस्टेट नहीं है ना। तो इस रेफरेंस से अगर हम देखें तो काफ़ी इस दफ़ा आपको क्वेश्चन नज़र आता है बजट के अंदर। लेट्स सी कि बजट के अंदर वो क्या लेकर आते हैं इस दफ़ा। अच्छा, ये इसमें डॉक्टर साहब कुछ एक गुज़श्ता कुछ अरसे से हम 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपने एक तो जो
इमीडिएट पड़ोसी ममालिक हैं, जैसे ईरान है, अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के साथ चूँकि मामलात हमारे बड़े तशवीशनाक रहे, कशीदा रहे, अब बेहतर हो मामलात गए, बहुत बेहतरी बेहतर की हो तरफ गए, जा बेहतर रहे हो- बेहतर हो हैं। गए। फिर हम इस खित्ते में चीन के इंटरेस्ट भी देख रहे हैं, सी पैक की शक्ल में, BRI की शक्ल में, और फिर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ हम बहुत ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं, केरिक रीजन के साथ हम बहुत ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि हमारी तवज्जो एट द सेम टाइम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर भी है, और जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि जो एक FDI की बात हो रही है, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, उस पर भी हमारी तवज्जो बहुत है, यानी हम अपने लिए कुछ तिजारती एवेन्यूज़ भी तलाश करने में कामयाब हुए हैं। देखिए, इस वक्त दुनिया के आप डायनामिक्स देखें ना इकोनॉमिक्स के, तो आपको उनकी सारी पॉलिसी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नज़र आता है। चाहे वो सिक्योरिटी पॉलिसी है, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, वो सब जाके ना एक At जगह the मिलते end हैं हर economy मुल्क पे होती है। में, कि वो आपके इवन आप देखें कि पेंटागन की भी जो पॉलिसीज होंगी वो इनके इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ जुड़ी हुई, बिल्कुल अलाइनमेंट ठीक। में जाती हैं। हमने बहुत अरसा इस चीज़ को मिस किया है। हमने एक रिएक्शनरी पॉलिसीज़ होंगी, फॉरेन पॉलिसीज़ हमारी, कि जी जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ अपने रिएक्शन में एक पॉलिसी हमारे पास आ गई, लेकिन हमने उस पॉलिसी को अपनी स्ट्रेंथ नहीं बनाया। हमने उसको पाकिस्तान के एक वो नैरेटिव को वहाँ तक नहीं पहुँचाया कि पाकिस्तान SIFC जैसा इंस्टीट्यूशन हमने बनाया है, हम वन विंडो में ऑपरेट होते हैं, हमारे पास सी पैक है, हमने सी पैक कर दिखाया है आपको, और हमने टेररिज्म को किस अंदाज में डील किया है और किस तरह से अब उभर के सामने। और इस वक्त जो पाकिस्तान की पिछले 1 से 1.5 साल से जो सक्सेस स्टोरी है, जो दूसरे मुल्क हैरान हो रहे हैं, इसको तो बहुत प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। वैसे ही सब ओवरसीज तो हमारी बहुत इस ज़्यादा इज्जत वक्त हो गई है इस जो मामले है में। जाहिर है कि देखिए पाकिस्तान जो है वो एक इंडस्ट्रियल कंट्री तो नहीं है, इसलिए आप ये कहें कि इसकी ह्यूज डेवलपमेंट इसकी ट्रेड में हो जाएगी, इमीडिएटली वो पॉसिबल नहीं। इमीडिएटली जो आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए या अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए अपनी यूथ बल्ज के लिए, वो आ सकती हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू, वो आ सकते हैं कि आप फैसिलिटेटर हो जाएं। ठीक, ठीक है ना? हमें आप इस वक्त फैसिलिटेटर हो। ठीक हाँ है जी। डॉक्टर साहब, हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर रहे हैं डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चनॉय साहब। अहमद चनॉय साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं इस ट्रांसमिशन में। एक तो ज़ाहिर है हमने देखा कि गुज़श्ता काफ़ी एक तवील अरसे से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसकी परफॉर्मेंस भी बड़ी शानदार रही। ज़ाहिर है कि एक जो अगर नंबर्स हम देखें, बड़े नंबर्स देखें, उसमें भी काफ़ी हम मस्बत जा रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत एक दुरुस्त सिमत में जा रही है। आप फरमाइएगा कि आपकी क्या तवक्कुआत हैं इस मौजूदा बजट से? अहमद चनॉय साहब, क्या आप हमें सुन सकते हैं? अहमद चनॉय साहब को हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं डॉक्टर नूर फातिमा से ही पूछना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम, इस बार की जो एक ग्रोथ का तखमीना है तकरीबन 30% एवेन्यू के हवाले से लगाया जाता है। अब ये ऑफ कोर्स हमारे पास एक अच्छी ग्रोथ है कि हम इतना रेवेन्यू कलेक्ट कर पा रहे हैं। आने वाले दिनों में जब ये बजट आएगा, फिर हमने जावेद साहब ने ऑलरेडी इस चीज़ की तरफ इशारा किया कि FDI हम कलेक्ट करने में कामयाब भी हो रहे हैं, हमारे काफ़ी MOUs और एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं इन द रीजन, आउट ऑफ द रीजन, और साथ साथ हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि हम किस तरीके से अपने लिए न्यू मार्केट्स भी कलेक्ट कर पाएँ। तो इसके हवाले से इस बार की जो ग्रोथ है, नेक्स्ट ईयर की जो आती है, वो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? अच्छा, ग्रोथ के लिए मैंने पहले भी कहा हमें रश नहीं करना है। आप मेंटेन रखें, आप एक परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल अफेक्ट ना हो, वो मेंटेन रखें। बिल्कुल ये चली जाएगी, इसको आप 5% तक लेके जा सकते हैं, बहुत इजीली 5% तक जा सकती है, 6% तक जा सकती है। सिर्फ रिस्क इसमें एक है, आप जैसे ही ग्रोथ करते हैं आपकी जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग है या हैवी इंडस्ट्री है वो बढ़ने लगती है, आपको इंपोर्ट्स चाहिए, बिकॉज आप रॉ मटीरियल यू नीड दैट, आप इंपोर्ट करेंगे आपके एक्सचेकर पे आएगा, तो वो आपके पास रेमिटेंसेस की सूरत में, ट्रेड सरप्लस की सूरत में, ट्रेड डेफिसिट कहने की आदत हो गई थी, आदत हो गई है। ट्रेड सरप्लस की सूरत में हमारे पास वो कुशन मौजूद होना चाहिए, देन आप ओपन कर दें, ठीक है ना, फिर आप ग्रोथ के लिए जाएं, फिर आप बेशक इंपोर्ट कीजिए आप।
राइट इस बार इंपोर्ट के लिए भी 63 बिलियन डॉलर्स का तखमीना लगाया जा रहा है, जबकि एक्सपोर्ट के हवाले से ऑफ कोर्स हम वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि 38 बिलियन डॉलर्स तक की जो एक एक्सपोर्ट है वो होनी चाहिए। ऑफ कोर्स रेमिटेंसेस हमारे बढ़ चुके हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए रेमिटेंसेस भी 40 बिलियन डॉलर्स अबव जो है वो ये एक्सपेक्टेशंस हैं, और साथ साथ ये टारगेट्स रखे जाएंगे तो ही हम इसमें जो है वो यकीनन जब टारगेट रखे जाते हैं तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इनको अचीव करना है, और पहले भी हम रेमिटेंसेस के अंदर टारगेट्स क्रॉस कर चुके हैं, इस बार भी यही होगा। डॉक्टर साहब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पहले ही बहुत ज़्यादा ऐड ऑन कर चुके हैं, थ्रू ऑफिशियल चैनल दे आर सेंडिंग द रेमिटेंसेस, और अभी भी आने वाले दिनों में यही एक जो है वो एक्सपेक्टेशंस हैं कि रेमिटेंसेस थ्रू ऑफिशियल चैनल ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ईद सीज़न के अंदर हमने देखा एक पर मंथ 3 बिलियन डॉलर से अबव रेमिटेंसेस भेजे गए, चाहे वो ईद की बात की जाए या बड़ी ईद की बात की जाए। तो क्या कहेंगे आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो फैसिलिटेशन जो ऑलरेडी आप एक डिस्क्राइब कर चुकी है रियल इस्टेट के लिए, इसके अलावा कोई और फैसिलिटेशन होनी चाहिए, एज इन कि वो उन्हें कार खरीद सकते हैं या आती है ना बैग्स वगैरह की जो देखिए हमारे पास। ओवरसीज जो है ना, मैं आपको बताऊं, हम सब बाहर गए, हमने देखा है, दे आर वेरी कीन कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, और नेचुरली उनकी हम उनके अपने घर की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ जुड़ी हुई है। ये जो है ना, ये आपकी है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। यहाँ जब आप जाते हैं, अभी आपको पता है आपका एक पूरा वो गया है डेलीगेशन गया, उन्होंने जाके बात की है कि पाकिस्तान में अभी आप जब ये बात करेंगे कि पाकिस्तान आपको ये फैसिलिटेट करता है, ये एश्योरेंस देता है, सबसे ज़्यादा एक बंदा वहाँ बैठा हुआ क्या चाहता है आपसे? एश्योरेंस, सिक्योरिटी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। वो SIFs की सूरत में आप दे चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ और उनके लिए कर सकते हैं जिस पे उनको ये फीलिंग हो कि उनके पैसे की वजह से बहुत सारी फैसिलिटेशन हो सकती है, बहुत सारा जैसे इंसेंटिव की बात हो सकती है, उनको दी जा सकती है, बट इससे कहीं कंसर्न वो इस चीज़ से हैं कि उनको एश्योरेंस दी जाए कि उनके पैसे की वजह से यहाँ जो डेवलपमेंट हो रही है या उनका पैसे की सेफ्टी कितनी है, वो आप उनको इंश्योर कीजिए, और उनको बताइए कि जी ये भी एक वो डिप्लोमेसी का ही ज़ाहिर है पोर्शन हो जाएगा कि जब आप जो नेशनल चैनल्स हैं, जो ऑफिशियल चैनल्स हैं, वहाँ भेजते हैं तो उसका क्या बेनिफिट आपको होता है और स्टेट को होता है जिसके आप सिटीज़न हैं, जिसके पासपोर्ट्स पे आप बाहर गए। और जब आप उसको अदरवाइज जो इलीगल हैं आपके चैनल्स उससे भेजते हैं तो उससे क्या नुकसान हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना ओपन अप करके हमें बात करनी चाहिए, और डिफरेंट सेक्टर्स में आप उनका कुछ शेयर रखें कि जी यहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास ओवरसीज आएँ, बिल्कुल आएंगे आपके इंसेंटिव्स की बात की। हाँ, कमिंग बैक टू अगेन टैक्सेशन, डॉक्टर साहिबा जो पहले भी आपने बात की, जो इक्तिसादी सर्वे गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना ने बयान किया, उसमें इस वक्त जो टैक्स टू GDP रेशो है वो 5 साल की बुलंद तरीन सतह पे एग्जैक्टली है। यानी कि वही जो हम बात कर रहे थे कि थोड़ा सा अगर आप एतमाद दें तो फिर पाकिस्तान के अवाम भी आप पे एतमाद करते हैं, गोया ये इसका सबूत है कि उन्होंने एतमाद किया है। बिल्कुल किया, मैं यही तो कह रही हूँ कि हम फोकस हो गए हैं ग्रोथ। आप ये तो देखें कि ग्रोथ के साथ जुड़ी हुई वो चीज़ें हैं जो आपको बाकी चीज़ें माइनस करनी पड़ेंगी। मैंने जैसे कहा कि आप फ्यूचर गोल को शॉर्ट टर्म उसके साथ इंसेंटिव के साथ आप उसको कंप्रोमाइज़ ना कर जाएं, ट्रेड ऑफ होता है ना। तो इसलिए जो मैंने कहा कि शुरू में देखें हर चीज़ जब आप कंफर्ट जोन से निकलते हैं ना, राइट, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। अब कंफर्ट जोन से उनको हमने निकाला है, अब हम उनके पास चले गए हैं कि जी आपने देना है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसको मशीन पे ले जाएं आप और ह्यूमन इंटरेक्शन विद द टैक्स पेयर कम से कम कर दें, तो ना तो आपके पास वो निटी-ग्रिटी लीकेजेस आते हैं, ना उनको ये एहसास होता है कि मेरा पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है, या मैं हैरस हो रहा हूँ या मुझे हैरस किया जा रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि एक ईमेल भी चली जाती थी, काम भी करते रहे, क्योंकि यही मैंने जो डिजिटाइजेशन की बात की ना, ये दूसरे मुल्कों से आप बात करें, उन्होंने इसी तरह से किया है ना कि बस ठीक है जी आपके साथ इंटरेक्शन नहीं है तो आप उसको कोई चीज़ अगर आपने कोई अंडर हैंड कोई डील करनी है तो आप कैसे करेंगे उसके साथ? नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपके तो सारे मशीन की बात, और मशीन तो इम्पार्शियल रहेगी। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिससे हम कर सकते हैं, हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फ्रेंडली होने की ज़रूरत है, फियरफुल करने की ज़रूरत है। पॉज करेंगे, एक ब्रेक के जाते हैं, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, फिर वापस आते हैं। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमें जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया है उनका तारुफ करवा दूं। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जासिम अनवर, बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, कारोबारी शख्सियत हैं। डॉक्टर साहब आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। और अहमद चनॉय साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। चनॉय साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन कर लिया है। लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू आपसे करें, पार्लियामेंट हाउस जाएंगे जहाँ पर सैयद अनवारुल हसन मौजूद हैं। क्या कहेंगे, क्या तवक्कुआत हैं आवाम की? आप हल्के की सियासत करते हैं, मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी तो हासिल कर ली है, आप समझते हैं इस बजट में कोई नया पहलू होगा? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से ये बजट पहले बजट से बेहतर होगा और इसमें मैक्सिमम आवाम को रिलीफ मिलेगा। जानने में चाह रहा हूँ कि बहुत जो इक्तिसादी सर्वे आया उसमें हमने अहदाफ रखे थे, बहुत से अचीव हुए हैं, बहुत से नहीं हुए। निजकारी एक बहुत बड़ा हदफ है। दूसरा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर, इनमें टर्न अराउंड कैसे मुमकिन है? सर देखें कुछ टाइम लगता है ना जी, जो चीज़ें साल से बिगड़ी हों उसमें कुछ टाइम लगता है। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सारे मसले ठीक हो जाएंगे। बस अब रिजॉल्व है, अज़म है। असल चीज़ होता है कि वो कोई बोल्ड इनिशिएटिव्स या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात होती है, उसके लिए पॉलिटिकल रिजॉल्व का होना बड़ा ज़रूरी है। देखिए इंशाल्लाह मैंने गुजारिश की ना कि जो बजट आ रहा है इस बजट के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर होंगी और जो रह जाएंगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट बजट में आ जाएंगी। आपके सामने पाकिस्तान जो है वो दिन दिन हर लिहाज से ग्रो कर रहा है, तरक्की कर रहा है और मुझे उम्मीद है और आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत करे। थैंक यू वेरी मच। हमसे गुफ्तगू कर रहे थे नसीर अब्बास सिद्धू साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, और उनकी ये राय थी कि जो बजट आज पेश होने जा रहा है इसमें कुछ ऐसे मुनफरिद पहलू होंगे जो आवाम के लिए रिलीफ का बायस बनेंगे। अनवारुल हसन साहब हमारे साथ पार्लियामेंट से मौजूद थे और वो लम्हा बलम्हा बजट के हवाले से तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अहमद चनॉय साहब ने हमें जूम पे ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करते चलते हैं। अहमद चनॉय साहब क्या कहेंगे? इक्तिसादी सर चुका है, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, बहुत सारे हम टारगेट्स देख चुके हैं जो मीट किए हैं ऑलरेडी, सभी यही सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर हम अगर बात करें स्टॉक मार्केट के हवाले से तो एक फिनोमिनल ग्रोथ इस साल के अंदर भी दिखाई दे रही है, जो कि लास्ट ईयर भी एक पॉजिटिविटी के साथ प्रिवेल थी। इस बार भी एक बहुत ही अच्छे अहदाफ जो है वो नजर आ रहे हैं आने वाले दिनों में, और खासकर जो मार्केट को इम्पैक्ट दे रही हैं चीजें, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इसके हवाले से? सबसे बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तान का जो खतरा पाकिस्तान के सर पे मंडरा रहा था कि खुदा न खास्ता हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, उस खतरे को दूर किया गया। मार्केट में एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक बूस्टर लेवल आया और उसके बाद आपने देखा कि 72,000 पॉइंट से मार्केट 1,20,000 पॉइंट पर पहुंची। तो ये एक फिनोमिनल ग्रोथ है, 60% से ऊपर की ग्रोथ है और ये ग्रोथ जो है वो इस बात को इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान के ऊपर एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक ट्रस्ट लेवल जो है न सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स का बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का आ चुका है। और आज भी मैं ये समझता हूँ कि मार्केट में काफी बड़ी गुंजाइश मौजूद है, इन्वेस्टर्स भी, फॉरेन इन्वेस्टर्स मौजूद हैं और पाकिस्तान की मार्केट एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज के रिटर्न्स देख लें पिछले 5 साल में, तो किसी भी जगह से, चाहे वो रियल स्टेट हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे करेंसी हो, चाहे कमोडिटीज हो, उन सबसे ज्यादा बेहतर रिटर्न जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने दिया है। और इस रिटर्न के बाद मैं समझता हूँ कि लोगों को जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की अहमियत का अंदाजा भी होना चाहिए और अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एवेन्यू जो है वो स्टॉक एक्सचेंज का रह जाता है कि जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। और इस पूरे सिनारियो में सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस हैं स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए वो वेल इन प्लेस्ड हैं और कहीं भी खुदा न खास्ता किसी भी ब्रोकर का डिफॉल्ट का खतरा मौजूद नहीं रहता, इसलिए कि डेली बेसिस पे जो है वो उनकी मॉनिटरिंग होती है, डेली बेसिस पे जो है वो उनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो और दूसरी चीजें होती है। कोई टैक्स एक्सपेक्टेशन मार्केट भी कर रही है क्या? आपके पास सूरत हाल है, क्योंकि हमने देखा कि इस साल मार्केट बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड रही, हिस्टोरिक हाई भी नए मार्केट ने बनाए और साथ साथ पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार जो मार्केट फर्स्ट टाइम 10,000 पॉइंट से भी ज़्यादा एक दिन में रिकवर कर पाई। इसके हवाले से क्या कहेंगे और ख़ासकर अगर कोई रूमर आ रहा है तो उसके भी हमें जो है वो आगाह कीजिए। देखिए, हमने स्टॉक मार्केट की तरफ से, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से जो है वो गवर्नमेंट को मुख्तलिफ गुजारिशात की थी, जिसमें
بونس شیئرز اور رائٹ شیئرز کو ٹیکس ایگزمپٹ کرنے کی بات کی تھی. ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ یہ بھی کہا تھا کہ جو انٹر کارپوریٹ ڈویڈنڈ ہے اس کو جو ہے وہ منیمائز کیا جائے, ورنہ یہ 70-80% کے قریب چلا جاتا ہے جب انویسٹر کے ہاتھ میں یہ پیسے جاتے ہیں. اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ انیبلنگ انوائرمنٹ دی جائے, ایز آف ڈوئنگ بزنس دی جائے. جس طرح بٹ کوائن وغیرہ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ 2-4 منٹ میں اپنے ہاتھ سے کھول لیتے ہیں اور وہیں کے وہیں آپ کا فیصلہ آ جاتا ہے. اس طرح ایسے میکینزم ان پلیس کیے جائیں کہ ایک عام آدمی بھی اگر چاہے اور اس وقت چاہے اور اسی وقت چاہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے وہ اپنا سرمایہ پلیس کرے تو وہ فوری طور پر پلیس کر سکتا ہے. دیکھیں, آج بھی میں مختلف جگہوں پہ بحث کر رہا تھا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اکنامی کا بیرومیٹر نہیں ہے. تو پھر اگر اسٹاک مارکیٹ اکنامی کا بیرومیٹر نہیں ہے تو پھر کوئی چیز بھی بیرومیٹر نہیں ہے. اسٹاک مارکیٹ اس میں بیرومیٹر ہے کہ وہ واحد ایونیو ہے کہ جہاں پر 100% وائٹ کیپٹل کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں, 100% چیزیں جو ہے وہ ٹیکسیبل ہیں, اور کہیں وہاں نان فائلر کا کنسیپٹ نہیں ہے. جب یہ کنسیپٹ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ ایک ایسی مارکیٹ ہے کہ جہاں آپ اپنا جائز سرمایہ جو ہے وہ انویسٹ کر سکتے ہیں اور اس میں بہت اچھا ریٹرن لے سکتے ہیں. گورنمنٹ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے. ہم نے بھی یہ کہا ہے, ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ کیپٹل گین ٹیکس جو ہے وہ جس طرح اسیٹس پہ ہوتا ہے, پراپرٹیز پہ ہوتا ہے, اسی طرح اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں کیا جائے اور ایک سلیب کے تحت اس کو نہ دیکھا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج کچھ ایسی سفارشات ہیں کہ جن پر گورنمنٹ نے انشاءاللہ ضرور عمل کرنا ہے اور وہ اگلے آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے چنوائے صاحب, آپ کی طرف دوبارہ بھی آتے ہیں. ڈاکٹر جاسم صاحب آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے, کاروبار کے لیے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, کیا ہوں؟ دیکھیں اوور آل جتنی بھی انوائرمنٹ جو پالیسی لیول پہ ڈرا کی گئی ہیں, ٹیکس ریفارم اینڈ ایکسپورٹ ریفارم اینڈ سرٹن ایس آر اوز, وہ سارے کے سارے پرائیویٹائزیشن یا پرو بزنس ڈیولپمنٹ ہیں. اگر آپ موٹے اعداد کی طرف دیکھتے ہیں تو انفلیشن کا کم ہونا پلس ہماری ایف ڈی آئی کا انکریز ہونا از آلسو این انڈیکیشن کہ ہمارے جتنے بھی فورن انویسٹرز ہیں دے آر ولنگلی ایکسپریسنگ لاٹ آف انٹرسٹ کہ وہ پاکستان میں پارٹنرشپ کے ساتھ یا بھلے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو یا B2B ہو یا G2G ہو, دے آر شوئنگ اے گڈ انٹرسٹ ان دس کنٹری. تو یہ تو ایک اینگل ہے اس کا بزنس گروتھ کا. سیکنڈ گروتھ دیکھیں لوگوں کی بائنگ پاور سے ریلیٹ کرتا ہے کہ پر کیپٹا انکم یا فی کس آمدن, اس میں 9% ہم نے اوور آل انکریز دیکھا جو $1,600 سے بڑھ کے $1,800 کچھ ہو گیا. ان اسپائٹ آف دیٹ کہ پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 2.4 ہے, جو ایک بہت زیادہ سمجھی جاتی ہے پاپولیشن گروتھ ریٹ. 2.7 تو یہ 2.4 تھی پہلے, we were expecting کہ کم ہوگی, but yes still even it is more than 2 is a big number. بالکل ٹھیک. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ لوگوں کی جو بائنگ پاور ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا انکریز دیکھا. تو لوگوں کی بائنگ پاور ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ٹریڈ سیکٹر, بزنس سیکٹر جو کموڈیٹیز کی طرف یا مینوفیکچرنگ کی طرف آتے ہیں ان کو اس کا ریٹرن اتنا زیادہ ملتا ہے. دس از بیسک پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں 5E میں اکثر ہر پروگرام میں ذکر کرتا ہوں, ایکسپورٹ کا جو پہلا ای ہے, دیر نمبر آف ریفارمز جو اس کو پروموٹ کرنے میں ایکٹیو ہیں. اس میں سرٹن ایس آر اوز بھی شامل ہیں کہ اس میں کچھ ٹیکس ریلیف بھی شامل ہیں کہ ان مینوفیکچرنگ گڈز مشینز جن کا پرپس ایکسپورٹ ہو اس پہ کافی چھوٹ دی گئی ہے اور یہ کنٹینیو کی جائے گی. پھر اس کے علاوہ دیکھیں سب سے بڑا ایویڈنس کہاں پچھلے سال 23% مارک اپ سے شرح سود سے ہم واپس 11 پہ آئے اور اب اگلے سال آپ دیکھیں گے کہ یہ سنگل ڈیجٹ میں بھی آئے گی. تو یہ ساری وہ سرٹن فیکٹرز ہیں جو یہ ایویڈنس دیتے ہیں کہ جی بزنس از ڈیفینیٹلی بومنگ. اور یہ ساری جو اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکیٹرز ہیں یا جو باقی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ سارے انڈیکیشن دیتے ہیں کہ جو بزنس سیکٹر ہے وہ آپ کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے فار اکنامک گروتھ. بالکل صحیح. جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہم نے فردر اسٹرینتھن کرنا ہے وہ ہے ایگریکلچر سیکٹر کے ریفارمس. ٹھیک. ایگریکلچر سیکٹر کی جو گروتھ جتنی ہونی چاہیے تھی ہماری یا GDP کے اندر جتنی اس کی ریشو ہونی چاہیے وہ اس طرح ہماری فی الحال ہم نے نہیں دیکھی. لیکن اس کے اندر اوپن مارکیٹ ریگولیشنز پلس جیسے آپ نے دیکھا لاسٹ ایئر ہم نے فوڈ سیکٹر کو اوپن کیا اور گندم کی فروخت سے گورنمنٹ باہر آئی اور اوپن مارکیٹ کریٹ کی. اسی طرح شوگر کے اندر اور سرٹن ادر فیکٹرز بھی
इस साल आप देखेंगे कि हमने एक और ज़्यादा ओपन मार्केट क्रिएट किया। बहुत सारी ठीक है, चीजें हमें- आपने रेस हाँ। की हैं, खासकर सवालात, लेकिन अभी हम एक ब्रेक की जानिब चलते न्यूज़ हैं। ब्रेक की तरफ जाना है, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। अहमद चुनाई साहब, डॉक्टर जासिम अनवर साहब, डॉक्टर नूर फातिमा साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगी। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा।